जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आज शेड्यूल और प्रकाशित कर दी गई है। 14/1/2022 को यह लेटर निकला है और ये लेटर सभी जोनों को सर्कुलेट भी किया गया है। सब्जेक्ट इसका है गाइडलाइन फॉर कंडक्ट द सिलेक्शन अंडर रूल 72 टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई टू सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो है ये सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में क्या कुछ रखा गया है, इन सब चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में। हम बस देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सिलेक्शन में क्या सिलेबस रखा गया है। बाकी चीज़ें इस पीडीएफ में दी गई है। इस पीडीएफ को इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा ताकि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। फटाफट देखते हैं इस वीडियो में क्या है लिखा है। प्लीज फाइंड इनक्लोज हियर विद अ कॉपी ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय द डीजीआरपीएफ रिगार्डिंग selection to the post of sub inspector executive under rule 72 of RPF rule 1987. Provision of the guidelines may be meticulously followed in the forthcoming selection and wide publicity amongst member of the force should be ensured. अब जो इससे संबंधित क्या कुछ है वो डीए में दिया गया है, देखते हैं। डीए में ये लिखा गया है सबसे पहला चीज कि यहाँ से भी आपको सवाल हो सकता है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फरेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आरपीएफ एक्ट 1957, आरपीएफ अमेंडमेंट रूल 2021 हैव बीन नोटिफाइड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल कंसर्न वाइड रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर 2018। ये जो लेटर है 3/8/2021, मतलब 3/8/2021 को जो रूल में अमेंडमेंट किया गया था और उसी अमेंडमेंट के बाद ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है क्रिएट किया गया रूल 72 के तहत, और उसके संबंध में ही यह चीज़ बताया गया है। ये बोला गया है कि अमेंडेड सब रूल 1 ऑफ रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 एज अमेंडेड इन 2021 प्रोवाइड्स फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव amended schedule 4 provide for filling up of vacancy of 20% of the sanction strength of sub inspector executive in accordance with provision of rule 72 of RPF rule 1987। तो जो 20% सीटों के लिए यह सिलेक्शन निकला है रूल 72 के तहत। क्या लिखा है? गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव अंडर रूल 72 इज एज अंडर। इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए यहाँ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हु हैव पुट इन 12 ईयर ऑफ टोटल सर्विस इंक्लूडिंग इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड इन एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफ द फोर्स। मतलब कि सबसे पहला चीज ये लिखा गया कि आपकी 12 साल सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है कि आप ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, उन सब चीज़ों से नहीं है। आप कांस्टेबल पर है, हेड कांस्टेबल रैंक पर है या एएसआई पर है, अगर आपकी 12 साल सर्विस हो गई है इंक्लूडिंग इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड, तो आप इसके लिए पहला एलिजिबिलिटी फिलफुल करते हैं। दूसरा जो कंडीशन है, द कैंडिडेट्स आर नॉट मोर देन 45 ईयर ऑफ द एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब यह नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उस समय आपका उम्र जो है वो 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है, 3 चांसेस आर टू बी गिवन टू प्रमोशन अंडर दिस रूल। मतलब आपको 3 चांस भी इसमें मिलेगा आप प्रमोट होने के लिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा। दूसरा, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में ही जिक्र करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ नोडल पीसीएससी या आईजी। डीजीआरपीएफ शैल नॉमिनेट ए नोडल पीसीएससी/आईजी who will supervise the entire selection process and coordinate with other PCSCs in order to ensure timely, transparent and smooth conduct of selection। बी में है नोडल पीसीएससी/आईजी शैल फिक्स अ कॉमन डेट फॉर इशूइंग नोटिफिकेशन बाय ऑल जोन्स।
इसका मतलब है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ नोडल पीसीएससी ऑब्लिक आईजी रिलेटेड टू सिलेक्शन शैल बी बाइंडिंग फॉर ऑल जोन्स। इसके बाद बनेगा एक नोडल पीसीएससी बनेगा, उसके बाद डीपीसी का गठन होगा, क्योंकि बिना डीपीसी के जो है सिलेक्शन एक भी प्रोसीजर नहीं होता है। नोडल पीसीएससी या आईजी शैल नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द कमिटी टू कंडक्ट द सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम डीजी आरपीएफ। इसमें जो है 1 मेंबर्स ऑफ द डीपीसी शुड बी टू एससी एसटी कम्युनिटी। एक जो डीपीसी का मेंबर होगा वो एससी एसटी कम्युनिटी से होगा, और नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डीपीसी शुड बी डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू अनदर मेंबर ऑफ द सेड कमिटी। इसके बाद ये डीपीसी के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पर जिक्र की गई हैं। इसमें एक ये भी दिया गया है कि इन एवरी डीपीसी एटलीस्ट 1 ऑफ द मेंबर्स शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और राजभाषा। इसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। अब जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसी कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। सेपरेट रोस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव लिमिटेड टू द परसेंटेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। मतलब ये कहा गया है कि एक सेपरेट रोस्टर इसके लिए बन जाएगा कि जो वो 20% का वैकेंसी है वो कैसे निर्धारित होगा। दूसरा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच सिलेक्शन इज टू बी मेड शैल बी कैलकुलेटेड in accordance with Rule 70.4 of RPF Rule 1987 and will be based on roster point in the register earmarked for this purpose। जो रूल 70.4 में जो कैलकुलेशन का मेथड दिया गया है उसके तहत कैलकुलेट होगा और एक रोस्टर में इसको ईयर मार्क कर दिया जाएगा। अगला है द कैंडिडेट ऑन डेपुटेशन शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशंस स्पेसिफाइड इन रूल एंड डायरेक्टिव ऑब्लिक गाइडलाइंस। तो अब मान लीजिए कुछ लोग जो है एमईए के थ्रू विदेश में चले गए हैं और अगर वो एलिजिबल है, जैसा कि आप लोग रूल 72 एएसआई में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे जो मुझसे कांटेक्ट किया करते थे आउट ऑफ इंडिया से, कोई चाइना से थे, डेपुटेशन में है, एमईए में है एंड अदर कंट्रीज़ में है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे और वो भी अपना नॉमिनेशन इसके लिए कराएंगे, लेकिन जो डायरेक्टिव में गाइडलाइन है उसके अनुसार। वैकेंसीज आर टू बी असेस्ड करेक्टली। इन्फ्लेशन ऑफ वैकेंसीज वुड इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब क्या है, जो वैकेंसी है उसको करेक्टली असेस्ट किया जाएगा, अगर इसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन जो होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब सेम जैसे एएसआई में आप सेलेक्ट हुए या जो एएसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें जो सीबीटी होता था उसी के तरीके से होगा, और साथ ही साथ आपका सर्विस रिकॉर्ड का असेसमेंट होगा जो कि 20 मार्क का होगा। Candidate qualifying the CBT shall be considered for assessment of service record. CBT will be conducted by an agency hired for this purpose. जो लोग CBT में क्वालिफाई करेंगे उनका ही ये असेसमेंट होगा सर्विस रिकॉर्ड का, और ये सारा चीज़ CBT वगैरह कराने के लिए एक एजेंसी हायर की जाएगी। अब उसको इंगेजमेंट ऑफ एजेंसी टू कंडक्ट CBT, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कैसे CBT को सेलेक्ट कराने के लिए जो एजेंसी है उसे सेलेक्ट किया जाएगा। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में आप इसे देख लीजिएगा। अब आपके काम की जो चीज़ें हैं वो है एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शैल एक्सेस देयर सुटेबिलिटी फॉर द सब्जेक्ट सिलेक्शन इन अकॉर्डेंस टू द एक्सटेंट रूल, और द मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल आइदर बी ऑफलाइन और ऑनलाइन एज नोटिफाइड। ये दो तरीका है। पहला तो कैंडिडेट खुद को एसेस कर लें कि वो इस सिलेक्शन के लिए अकॉर्ड करते हैं या नहीं, और दूसरा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कुछ हो सकता है। सेंटर कौन डिसाइड करेगा? चेयरपर्सन। डीपीसी शैल इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 CBT सेंटर इज अवेलेबल इन ईच जोन। इसके बाद है आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट का जो आइडेंटिटी है, जैसे आपको लेकर के जाना है एग्जाम में क्या क्या चीज़, उसका UIN नंबर आपका होगा, एक आपके लिए कमांड सर्टिफिकेट बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जिक्र की गई है। अब है आपका CBT के बारे में बताया गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन सेल ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन, डेट एंड टाइमिंग ऑफ CBT इन ऑल जोनल रेलवेज शैल बी सेम इन एनी जोन। नंबर ऑफ कैंडिडेट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन 1 CBT। वहाँ
2 से ज़्यादा CBT बनाया जा सकता है। मतलब आपका एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का एग्ज़ाम है। अब आते हैं इस एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा जाएगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन फॉर CBT देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर CBT, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप विथ 4 अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज। मतलब कि सारा मल्टीपल क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, 4 जो है ऑप्शन होंगे उसमें, और सारा क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करेगा। दूसरा क्या है, क्वेश्चन सेल appear on the screen of the computer in such a way that each candidate get the same set of questions and has same 4 options for answers, but both the questions and answer are differently serial number. This will ensure that no 2 candidates will have the same sequence of question. Not only this sequence of 4 options for answers shall be different for different candidate. This arrangement will leave no scope for candidates for copying with each other. इसमें ये कहा गया कि एक टाइम में अगल बगल वाले कंप्यूटर वाले पर अलग अलग क्वेश्चन होगा और जो ऑप्शन नंबर हैं वो भी अलग अलग उस पर शो होंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रखा जाए। अब देखिए आपके लिए कि क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा। क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चंस रहेंगे एंड कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। मतलब पहले भी आपको आगाह किया था और ये एकदम निर्धारित हो गया कि अब आपको 80 मार्क का एग्ज़ाम होगा और 80 क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, जैसे ASI रूल 72 में 100 क्वेश्चन है, 80 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर 80 है और 80 आपको बनाने हैं। उस 80 के बाइफर्केशन को करें तो 8 क्वेश्चन आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल का, 10 क्वेश्चन आपका जो है जनरल अवेयरनेस का जिसमें कि ये सारे पॉइंट हैं, 10 क्वेश्चन इसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ को भी इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वेश्चन, जो रीजनिंग का पार्ट है वो 10 नंबर, और रिमेनिंग 42 जो है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर महत्ता बढ़ गई है कि क्या कुछ देखना है। आपके पास 42 नंबर का प्रोफेशनल स्किल है और 8 नंबर का आपका क्या है, 8 नंबर का राजभाषा है। ये 50 नंबर की तैयारी तो सभी लोग कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। मेरे वीडियोस पढ़े हैं, किताब पढ़ा है, वो सारा चीज़ है। आपका मेरिट निर्धारित करेगा 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का जीके और 10 नंबर का मैथ। ये जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर ही आपको एंट्री दिलाएगा सब इंस्पेक्टर के रैंक पर। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरा महत्व तो बस इतना ही है कि एग्ज़ाम के मर्म को समझना और तैयारी करने वाले को उसके अनुसार दिशा निर्देश देना। मैं आपके लिए हमेशा लगा रहता हूँ, जैसा कि आपको पहले भी पता है मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया है, ठीक उसी प्रकार से यह भी आ गया है, फिर से मेरे लिए भी एक एनर्जी का स्रोत बना। मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा और आपकी तैयारी में पूरी तरीके से आपकी मदद करूँगा, जितना हो सकता है उतना, जितना हो सकता है उतना, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब उसका स्टूडेंट सफल होता है, और स्टूडेंट तभी सफल होगा जब शिक्षक पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उस कोर्स को कराएगा। तो चलिए इसके लिए भी मैं तैयार हो चुका हूँ। अब ये नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा और इस वीडियो के बाद से आपको सारे चीज़ को कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको लॉ को किस एंगल से पढ़ना है। अब आपको WR वर्किंग ऑफ रेलवेज, क्राइम्स, प्रोफेशनल स्किल्स, आपको रीजनिंग, आपको मैथ, GK, GS कैसे किन तरीक़ों से पढ़ना है, उन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइन मिलता रहेगा आपको। आगे ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन चेयरपर्सन DPC शैल सेट क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन द टॉपिक मेंशन्ड अबव। जो ऊपर क्वेश्चन था, टॉपिक था, उसके अनुसार ही DPC क्वेश्चन सेट करेगा। कैंडिडेट शैल अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एंड 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि निगेटिव मार्किंग भी है। नो मार्क शैल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक आया,
यहाँ पर भी आपके दिमाग का यहाँ पर टेस्ट होगा कि आपके पास 80 सवाल है, 80 नंबर है और नकारात्मक अंक भी है, कैसे आप अपने आप को मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन था उस डॉक्यूमेंटेशन में अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। ये एक ऐसा नंबर है जो आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने पहले भी एएसआई के तैयारी में भी आपको कहा था और यहाँ पर भी आपको कहता हूँ कि आपका 5 साल का जो एपीआर है वो लिया जाएगा इसमें, और ये मार्क्स हैं इसके लिए। आउटस्टैंडिंग में 4, वेरी गुड में 3.5, गुड में 3, एवरेज में 2.5 और बिलो एवरेज में 0। तो आपको अपने 5 साल के एपीआर को चेक करिए और एपीआर चेक करने के बाद आपका कितना नंबर बनता है उस नंबर को आप याद करिए। जैसे अगर किसी का 20 बन रहा है और किसी का 19.5 बन रहा है, किसी का 18 बन रहा है और किसी का 17.5 बन रहा है, या किसी का 17 बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस पैदा करता है यह। अगर किसी को 20 मार्क है एपीआर में और किसी का 17 है तो ये व्यक्ति पहले ही आपसे 3 मार्क ज़्यादा है, और इस 17 वाले को सिलेक्शन लेने के लिए एक ही चांस है कि वो इनसे रिटन में 3 मार्क्स ज़्यादा लेकर के आए, तभी जा कर के वो इसके बराबरी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम रोल है एपीआर का इसमें। लेकिन ज़्यादा कुछ उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि 20 में 20 जो है बहुत कम लोगों का होगा, 19.5 वाले होंगे, 19 वाले होंगे, 18 वाले होंगे। तो इस तरीके से जो भी नंबर आपका है वो नंबर आप पहले ही जानते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा आपको कितनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा आपका, और आपका जो है टोटल एग्ज़ाम कितना हो गया, 80 नंबर का रिटेन, 20 नंबर का एपीआर, मतलब कुल 100 नंबर हैं, और इस 100 में ही आपको मेरिट तय होगा। तो लग जाइए कमर कस के, और आपके पास जो ये सुनहरा अवसर है उस अवसर का फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो का या इस पीडीएफ को जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ मेरे जो टेलीग्राम के चैनल हैं वहाँ पर भी मैं इसे डाल दूंगा। आपको हर जगह पे मिल जाएगा, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन सिलेक्शन का ये कहीं जो मेन चीज़ है वो मैंने डिस्कस कर दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका रिटन टेस्ट कितने नंबर का होगा और क्या होगा, साथ ही साथ आपका जो है एपीआर का क्या नंबर जोड़ा जाएगा, और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप आशा करता हूं कि ये सारा आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा और आप समझ पाए होंगे कि इस एग्ज़ाम की क्या प्रकृति है और इसमें किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसी मोटो के साथ कि मिलकर करते हैं इस युद्ध की तैयारी, जंग में एक दूसरे का हाथ और साथ दोनों जरूरी होता है। तो चलिए इसी वीडियो, इसी कोटेशन, इसी मोटिवेशन, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं। मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए जोश, नई ऊर्जा और नए लगाम, नई ऊर्जा, नए एम को पूरा करने के लिए। चलिए तो धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।